हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। अपन जीएसटी की रिटर्न्स देख रहे थे। 3 क्लासेस अपनी जीएसटी की रिटर्न्स की हो गई है। जो लास्ट क्लास थी उस लास्ट क्लास में अपन GSTR 1 देख रहे थे। कौन सी रिटर्न देख रहे थे? GSTR 1। GSTR 1 में मुख्य रूप से मेन जो अपन ने चीज़ें देखी वो क्या देखी? एक अपन ने देखा B2B। B2B में आप इनवॉइस डिटेल डाल रहे थे, इनवॉइस वाइज डिटेल डाल रहे थे। यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, यहाँ पर आपको इनवॉइस की डेट पूछ रहा है। B2B में आपसे जीएसटी का नंबर पूछ रहा है, जीएसटी नंबर ऑफ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मतलब उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को आपने माल बेचा है, जिस व्यक्ति को आपने माल बेचा है उसका जीएसटी नंबर क्या है वो भी आपसे मांग रहा था। इसके अलावा आपसे इनवॉइस वैल्यू मांग रहा था, इनवॉइस वैल्यू मांग रहा था। इनवॉइस वैल्यू कौन सी वैल्यू हो गई? इनवॉइस वैल्यू हो गई आपकी जीएसटी के साथ में, जीएसटी के साथ में। फिर नीचे रेट वाइज आपको बाइफर्केशन दे रखा था, जहां पर आपको टैक्सेबल वैल्यू डालनी है, जीएसटी की वैल्यू वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो ये अपनी B2B की क्या थी? इंफॉर्मेशंस थी। B2B के अलावा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कौन सी थी? B2B के अलावा एक आपका B2C अदर था जो हमने देखा, और एक आपका B2C लार्ज था, एक आपका B2C लार्ज था। तो जो आपका B2C लार्ज था इसमें आप कौन सी इंफॉर्मेशन डाल रहे थे? B2C लार्ज में मैंने आपको 2 इंफॉर्मेशन बताई थी, वो दोनों इंफॉर्मेशन आप सेटिस्फाई कर रहे थे तो आप B2C लार्ज में डाल रहे थे। ठीक है, वो 2 इंफॉर्मेशन सर अब तो याद हो चुकी है। क्या थी वो 2 इंफॉर्मेशन? क्या थी बताइए? हाँ, स्टेट के बाहर आपने माल बेचा अनरजिस्टर्ड को, आउटसाइड स्टेट आपने माल बेचा, गुड सोल्ड किया किसको? अनरजिस्टर्ड को। और इनवॉइस की वैल्यू, इनवॉइस की वैल्यू किससे ज्यादा है? इनवॉइस की वैल्यू किससे ज्यादा है? मोर देन 250, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। तो अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की आपकी इनवॉइस की वैल्यू है तो भी आप B2C लार्ज में डालेंगे। अच्छा, B2C लार्ज में जो आप इंफॉर्मेशन डाल रहे थे वो इंफॉर्मेशन क्या यहां पर भी बिल वाइज डाल रहे थे? यस, यहां पर भी आपसे इनवॉइस नंबर पूछेगा, इनवॉइस की डेट पूछेगा। हां, जीएसटी नंबर नहीं पूछेगा, जीएसटी नंबर नहीं पूछेगा। ये हमने देखा भी था, प्रैक्टिकली हमने देखा भी था, जीएसटी नंबर नहीं पूछ रहा था। और जीएसटी नंबर पूछेगा भी कैसे? आप B2C कर रहे हो, बिजनेस टू कस्टमर कर रहे हो। B2C है ही अनरजिस्टर्ड के लिए, ये दोनों है ही किसके लिए? अनरजिस्टर्ड के लिए। तो फिर आपको यहां पर इंफॉर्मेशन जो डालनी है वो इंफॉर्मेशन जीएसटी नंबर नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ अनरजिस्टर्ड को। और बिल वाइज डिटेल डलेगी, एक एक बिल की डिटेल डलेगी। अगर आपने स्टेट के बाहर किसी व्यक्ति को माल बेचा है तो आपको पर्टिकुलर उस पूरे इंफॉर्मेशन देनी होगी कि क्या इनवॉइस नंबर है, क्या इनवॉइस की डेट है, और क्या आपकी इनवॉइस वैल्यू है, और क्या आपकी टैक्सेबल वैल्यू है। क्या इनवॉइस की वैल्यू है और क्या आपकी टैक्सेबल वैल्यू है। अच्छा, टैक्सेबल वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? वो वैल्यू जिसके ऊपर आप जीएसटी लगाएंगे, जिसके ऊपर आप जीएसटी लगाएंगे। यहां तक क्लियर था? और जो आपका B2C अदर था, और जो आपका B2C अदर था, इस B2C अदर में आप इनवॉइस की डिटेल नहीं डाल रहे थे, यहां तो सीधे ही आप क्या डाल रहे थे? एक तो स्टेट सेलेक्ट कर रहे थे, कौन से स्टेट में आपने अनरजिस्टर्ड को माल बेचा है, साथ में आप क्या डाल रहे थे? टैक्सेबल वैल्यू डाल रहे थे, वो वैल्यू जिसके ऊपर जीएसटी है। पूरा एग्रीगेट कर देंगे। जैसे अगर मान लो आपने 5 जनों को, 10 जनों को, 100 जनों को, 500 जनों को माल बेचा है सेम स्टेट में, तो उन सबका आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा। उन सबका आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा। उस टोटल से ही, उस टोटल को आप कहां डालेंगे? उस टैब में डालेंगे, टैक्सेबल वैल्यू के टैब में, और जीएसटी की रेट आप सेलेक्ट करेंगे। और यहां पर क्या सेलेक्ट करेंगे? जीएसटी की रेट आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे आप जीएसटी की रेट सेलेक्ट करेंगे वो नीचे आपका जीएसटी हाईलाइट हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन अपन ने प्रैक्टिकली भी देख ली थी, प्रैक्टिकली भी देख ली थी। अब आज अपन कुछ एक्स्ट्रा समझते हैं GSTR 1 में ही। GSTR 1 में ही बहुत सारी टैब्स मैंने आप लोगों को दिखाई दी, अभी अपन देखेंगे भी, चेक भी करेंगे। तो GSTR 1 में एक टैब थी आपकी एक्सपोर्ट इनवॉइस की, उस पर आज डिस्कस करते हैं। एक्सपोर्ट इनवॉइस की टैब थी। और इसके अलावा 2 टैब और है बच्चों, एक है क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड,
और एक है आपका क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अनरजिस्टर्ड। वो सॉरी, ये रजिस्टर्ड है, वो अनरजिस्टर्ड हो गया था, ये हो गया आपका रजिस्टर्ड। अच्छा, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट होता क्या है, ये हमने टैली में भी, जो बच्चे अभी टैली मेरे से काफी हद तक कर लिए हैं, जो नए बच्चे हैं वो भी देख लेंगे, ठीक है, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं उनको तो समझ आ चुका होगा कि क्रेडिट नोट का मतलब क्या हुआ। क्रेडिट नोट का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न। और डेबिट नोट का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न। डेबिट नोट का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई गुड्स सोल्ड करते हो, अगर आप कोई माल बेचते हो तो वो वापस भी तो आ सकता है, या आप कोई चीज परचेज करके लाते हो तो वो वापस भी तो दे सकते हो, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल होता है मार्केट में ऐसा। तो अगर आपने कोई माल बेचा और आपने उसकी डिटेल डाल भी दी, सपोज आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचा था, आपने इंफॉर्मेशन उसकी B2B में डाल दी, आपने उसकी इंफॉर्मेशन B2B में डाल दी, लेकिन एक महीने बाद, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने माल बेचा जून में, आपने माल बेचा जून में, तो जून में जब आपने माल बेचा तो वो रिटर्न नहीं हुआ, जुलाई में रिटर्न हुआ, तो जून की जब आपने रिटर्न भरी होगी तब तो उसकी इंफॉर्मेशन डाल दी आपने सेल दिखाकर, तब तो उसकी इंफॉर्मेशन आपने डाल दी सेल दिखाकर, लेकिन वो वापस भी तो आ सकता है। मान लो वो जुलाई में वापस आ गया, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको क्रेडिट नोट के टैब में डालना पड़ेगा। कैसे डालेंगे उस पर भी अपन डिस्कस करते हैं, लेकिन किस में डालना पड़ेगा, आपको क्रेडिट नोट में डालना पड़ेगा। और अगर आपने कोई सेल B2C अदर या B2C लार्ज में चढ़ा रखा है, वो वापस आ गया, आपने सेल की थी वो वापस आ गया, तो आप कहां चढ़ाएंगे, ये तो क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड वाला, तो ये B2B वाला, B2C वाला चढ़ाएंगे। और B2B वाला अगर सेल्स रिटर्न होता है, रजिस्टर्ड वाला जो सेल्स रिटर्न होता है, ये आप कहां चढ़ाएंगे, क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड में चलाएंगे। तो ये तो हो गया आपका B2B वाली सेल रिटर्न, B2B वाली सेल्स रिटर्न। और अनरजिस्टर्ड वाली कौन सी हो जाएगी, B2C वाली। अब वो चाहे अदर हो चाहे वो लार्ज हो, तो B2C की जो इंफॉर्मेशन है वो तो अनरजिस्टर्ड में चली जाएगी, कि जब बेचा ही अनरजिस्टर्ड को है तो आएगा भी तो अनरजिस्टर्ड से ही, आएगा भी तो अनरजिस्टर्ड से ही, तो वो आप यहां पर इंफॉर्मेशन डालेंगे। अब आती है सर डेबिट नोट। डेबिट नोट सेम चीज है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही वो आपने जिसको माल बेचा, आपने क्रेडिट नोट डाल दिया, तो जो चीज आपके लिए क्रेडिट नोट है, सामने वाले के लिए वो डेबिट नोट है, सामने वाले के लिए वो क्या है, डेबिट नोट है। तो अगर वो सामने वाले के लिए डेबिट नोट है, तो आप बताइए सामने वाले ने डेबिट नोट डाला क्या, नहीं। ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुका हूं पीछे की वीडियोस में, कि GSTR1 आप लोग डालते हैं और GSTR3 भी आप लोग डालते हैं, लेकिन जो GSTR2A और GSTR2B है, ये कौन सी इंफॉर्मेशन थी दोनों, ये कौन सी थी, बिल्कुल ये परचेज की डिटेल शो करता है। किसकी डिटेल शो करता है, परचेज की डिटेल शो करता है, या मैं कह लूं इनपुट क्रेडिट की डिटेल शो करता है। किसकी, इनपुट क्रेडिट की। अच्छा, इनपुट क्रेडिट का मतलब क्या है, ये भी हम अच्छे से जान चुके हैं कि हम जो परचेज करके आएंगे, हम जो गुड्स परचेज करके आएंगे, उन गुड्स को हम अगर उन गुड्स पर जो हम GST पे करते हैं, उसे हम इनपुट क्रेडिट बोलते हैं। तो ये मैं आपको बताया था कि GSTR1 में आप सेल्स की डिटेल डालते हैं, जिन जिन व्यक्ति से आप परचेज करके आते हैं वो सब क्या डालते हैं, GSTR2A और GSTR2B डालते हैं। जिन जिन से आप परचेज करते हैं वो सब क्या डालते हैं, GSTR2A और GSTR2B, सॉरी GSTR1 डालते हैं, लेकिन मेरे कहां शो करता है, 2A और 2B में। ये मैंने बताया भी था, ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन है, ऑटोमेटेड जनरेटेड रिपोर्ट है, अपने आप जनरेट हो जाती है। जैसे ही जिस व्यक्ति से आपने माल खरीदा था वो व्यक्ति अपनी GSTR1 भरेगा तो आपके 2A 2B में दिखेगा, और फिर 1 और 2 का जो डिफरेंस है, 1 और 2 का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपका GSTR3B में, 3 इसको 3 नहीं बोलेंगे, इसको 3B बोलेंगे, 3B में क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, 3B में क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। यहां तक आ रही है बात समझ में, ओके ठीक है। तो अभी अपन आते हैं, तो अब मैं यहां पर आपको बता रहा हूं क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। डेबिट नोट की अगर मैं बात करूं, डेबिट नोट की अगर मैं बात करूं, तो जाहिर सी बात है, अब आपने जिससे माल खरीदा था, क्योंकि डेबिट नोट परचेज रिटर्न पे होता है, तो जिससे आपने माल खरीदा था, परचेज किया था, उस व्यक्ति को आप वापस लौटाएंगे, तो सामने वाले के लिए वो सेल्स रिटर्न भी तो है, क्योंकि आपने जिससे परचेज किया, आपने जिससे परचेज किया,
तो आपके लिए परचेज है, सामने वाले के लिए तो सेल है ना, सामने वाले के लिए तो सेल है। तो अगर आप कोई वापस करोगे गुड्स, तो जो चीज आपके लिए परचेज रिटर्न है, सामने वाले के लिए सेल्स रिटर्न है, सामने वाले के लिए सेल्स रिटर्न है। तो सामने वाला क्या चढ़ा रहा है अपने आप? क्रेडिट नोट चढ़ा रहा है। सामने वाला क्या चढ़ा रहा है? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट कौन चढ़ाता है? सेल्स वाला, जो पार्टी है जिसने सेल किया था, वो सेल वापस आती है तो वो क्रेडिट नोट चढ़ाता है। वो क्या चढ़ाता है? क्रेडिट नोट। तो जैसे वो क्रेडिट नोट चढ़ाएगा, मेरे पोर्टल पे वो डेबिट नोट में शो करेगी। मेरे पोर्टल में वो कहां शो करेगी? डेबिट नोट में। तो ऑब्वियस सी बात है, वो अपने आप मेरे लिए क्या बन जाएगा? डेबिट नोट बन जाएगा। लेकिन फिर भी अगर सामने वाली पार्टी ने नहीं चढ़ाया किसी कारण से, तो आप भी चढ़ा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था भी यहां पर गवर्नमेंट ने की हुई है कि अगर आप कोई भी परचेज को रिटर्न करते हैं तो आप डेबिट नोट चढ़ाइए, ठीक है। आपको वो रिवर्स करना होगा, जो इनपुट आपके 2A 2B में आ रहा है उसको आपको क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा। इसका मतलब समझिए, 2A 2B में आ रहा होगा क्योंकि आपने परचेज किया है तो वो आपके 2A 2B में शो कर रहा है। तो जितना 2A 2B में शो करेगा वो आपका इनपुट है, और इनपुट आप अपनी लाइबिलिटी अपनी GST R1 में से माइनस करोगे, माइनस करके ही तो टैक्स दोगे। तो आपके लिए तो फायदे वाली बात है। तो यहां पे गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपने कोई चीज रिटर्न कर दी है और अगर सामने वाले ने उसको रिटर्न नहीं दिखाई है, सेल्स पर्सन ने उसको रिटर्न नहीं दिखाई है, तो आप डेबिट नोट में डाल के अपना इनपुट क्या कर लें? रिवर्स कर लें। क्या कर लें? रिवर्स कर लें। इज इट क्लियर? अभी और देखेंगे अपन किस तरीके से ये सारी चीजें शो होती हैं। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट इनवॉइस। उसके बाद क्या आता है? एक्सपोर्ट इनवॉइस। नाम से ही पता चल रहा है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब आपने माल बेचा है, सेल की है, कहां पे? आउटसाइड स्टेट नहीं, आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर अगर आपने कोई माल बेच दिया, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट बोलते हैं। इंडिया के बाहर हमने कोई गुड्स बेचा तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? तो अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया है, कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया है, या किसी तरीके की सर्विस आपने इंडिया के बाहर दी है, तो उसकी भी आपको यहां पर क्या डालनी होगी? इंफॉर्मेशन डालनी होगी। ठीक है, तो एक बार ये 3 टैब देखते हैं अपने GST पोर्टल पे, प्रैक्टिकली कहां पर क्या क्या इंफॉर्मेशन ये दिखाता है आपको। GST की ऑफिशियल वेबसाइट तो सर हमें पता है, दैट इज gst.gov.in। तो जैसे आप पोर्टल खोलेंगे आपको ये सामने पोर्टल दिखेगा, ठीक है। इस पे आप यहां पे लॉगिन क्रेडेंशियल्स पे आएंगे, लॉगिन पर आएंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये आपसे क्या मांगेगा? यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। क्या मांगेगा? यूजर नेम और पासवर्ड। तो ये मैंने आपको बता दिया था, हर GST नंबर का, हर बिजनेस क्लास पर्सन का यूजर आईडी और पासवर्ड अलग अलग होता है। यूजर आईडी और पासवर्ड अलग अलग होता है। तो अब आपको क्या करना होगा? जब आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो यूजर आईडी पासवर्ड डाला था, वो यूजर आईडी पासवर्ड आपको डालना होगा। ये आपको एक्सेल शीट बनानी होगी। अगर आपके पास में मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, तो आपको हर क्लाइंट का यूज़र आईडी पासवर्ड आपके पास में रखना होगा। ठीक है, तो ये यूज़र आईडी पासवर्ड डाल लेते हैं एक बार मेरे किसी पर्टिकुलर क्लाइंट का। हाँ जी, तो ये आपका एक किसी पर्टिकुलर पार्टी का, किसी क्लाइंट का एक मैंने पोर्टल खोला है। ठीक है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो अभी अपन, मैंने आपको बताया था रिटर्न फाइल करने के लिए आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? रिटर्न डैशबोर्ड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? रिटर्न डैशबोर्ड। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में वो आपसे फाइनेंशियल ईयर पूछेगा, क्वार्टर पूछेगा, और क्या पूछेगा? पीरियड पूछेगा। क्या पूछेगा? पीरियड पूछेगा। तो अब आपने फाइनेंशियल ईयर मान लो 24-25, हमारा वही चल रहा है अभी, फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट क्वार्टर ही चल रहा है। देखो मैंने ये भी बताया था आपको कि जो GSTR1 है वो क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल होती है और मंथली भी होती है, लेकिन वो फिर यहाँ पर आपको मंथ वाइज नहीं देगा, फिर वो आपको क्वार्टर वाइज ही देगा। अगर आपकी जो 1 है वो क्वार्टरली फाइल होती है, तो यहाँ पर तो हर महीने फाइल हो रही है, तो अप्रैल की भी फाइल हो गई होगी, मई की भी फाइल हो गई होगी। एक बार अपन जून पे आते हैं, हालांकि जून की रिटर्न जुलाई में जाएगी, अभी जून ही चल रहा है, लेकिन मई की रिटर्न हम फाइल कर चुके हैं।
मैं डेट्स के बारे में भी आपको बता दिया था। जो आपकी GSTR 1 है वो आपकी मई की GSTR 1 11 जून तक चली गई होगी, और जो GSTR 3 है मई की वो 20 जून तक चली गई होगी। कब तक चली गई होगी? 20 जून तक चली गई होगी। तो डेट तो ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं, जाहिर सी बात है हमने मई की 1 और मई की 3 ये दोनों भर दी होगी। सर आप 2 का जिक्र नहीं कर रहे, 2 तो भरते ही नहीं है, 2 तो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। तो अगर आप चाहें तो सर्च पे आके चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए 1 जो है यहाँ पे स्टेटस देखो फाइल्ड दिखा रहा है, और 2A और 2B यहां पर कोई स्टेटस नहीं दिखा रहा है क्योंकि फाइल होती ही नहीं है। ये तो देखो ऑटो ड्राफ्टेड है, ये तो ऑटो ड्राफ्टेड है। अगर मैं इसकी बात करूं मई मंथ की, तो जो GSTR 1 है, अब देखो इसका 2A 2B है, अगर मैं 2B में बात करूं तो ये आपको पता चल जाएगा। 2A में नहीं देखना है आपको, इनपुट 2B में देखना है। क्यों सर 2A में क्यों नहीं देखना? क्योंकि 2A से ही 2B में आता है। जैसे ही सामने वाला रिटर्न फाइल करता है वो आपके 2A में शो करता है, और फिर वो ट्रांसफर होके कहां आ जाता है? 2B में आ जाता है। तो 2B ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, GSTR 2B पे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में ये आपसे कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिख रही होगी। यहां दिख रहा है देखो ग्रीन कलर में ITC अवेलेबल, यहां दिख रहा है ITC नॉट अवेलेबल। पहले अवेलेबल पे आते हैं। अवेलेबल में भी इन्होंने पार्ट्स बना रखे हैं, 1 2 3 4, पार्ट बी में भी 1, इस तरीके से। जो आपको इनपुट देखना है वो इनपुट आपको कहां देखना है? वो देखिए यहां दिख रहा है अदर ITC में। अदर ITC में ये जो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन सा आपको साइन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर ये आपको ब्लू कलर में बहुत सारे ऑप्शंस खोल देगा। इसमें एक B2B इनवॉइसेस है। अब जाहिर सी बात है, आप बात कर रहे हैं इनपुट क्रेडिट की, आप बात कर रहे हैं मैं टैक्स देकर आया हूं, तो मैं तो टैक्स रजिस्टर्ड को ही देके आऊंगा। जाहिर सी बात है मैं टैक्स किसको देकर आऊंगा? रजिस्टर्ड को देकर आऊंगा। क्योंकि अगर मैं अनरजिस्टर्ड से खरीदूंगा तो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति तो बिल के ऊपर GST लगा ही नहीं सकता। तो जब वो खुद ही GST लगा नहीं सकता तो मैं GST दूंगा कैसे? वो तो अनरजिस्टर्ड है। तो मैं GST किसको देकर आया हूंगा? जाहिर सी बात है रजिस्टर्ड को देकर आया हूंगा, B2B वाले को देकर आया हूंगा। तो आपको जितना भी इनपुट मिलेगा ना बच्चों, वो कहां मिलेगा? B2B में मिलेगा। कहां मिलेगा? B2B में। जैसे आप B2B पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये देखिए आपको जिन से आपने गुड्स लिया है या सर्विस ली है वो सब आपको यहां पर शो करेगा। वो सब यहां पर आपको क्या करेगा? शो करेगा। तो ये सारी चीजें आपको शो कर रही है कि आपने किन किन से क्या क्या सर्विस ली है, कितने रुपए का कौन सी डेट को आपने गुड्स परचेज किया या सर्विस ली है, कितने रुपए का लिया है, उसके ऊपर कौन कौन सा GST है। ये देखिए कुछ पर तो IGST है, 135 रुपए तो IGST है। ये कोई टेली प्राइम से इन्होंने कोई सब्सक्रिप्शन लिया होगा, टेली से कोई सब्सक्रिप्शन लिया होगा, तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर टेली प्राइम ने भी यहां पर क्या चढ़ाया है? बिल चढ़ाया है। तो मेरे कहा 135 रुपए मेरे को उसमें GST दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा और भी लोगों से क्या लिया है आपने? सर्विस ली है। अब टेली प्राइम जो है वो देखो वो 29 आ रहा है। देखो यहां पर मैंने आपको बताया था राजस्थान में जितने भी लोग होंगे उनका स्टेट कोड क्या होगा? 08, और राजस्थान के बाहर वालों का क्या होगा? स्टेट कोड अलग होगा, 08 के अलावा होगा। तो जो 29 है वो भी किसी ना किसी स्टेट का कोड है, वो भी किसी ना किसी स्टेट का कोड है, शायद महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो 29 क्या है? स्टेट का कोड है। तो अब जो 29 स्टेट का कोड है, अब आप देखिए आप रिटर्न जिसकी भर रहे हैं उसका खुद का GST नंबर 08 से स्टार्ट है, यानी कि वो खुद राजस्थान की फर्म है, वो खुद राजस्थान की फर्म है। तो अगर ये खुद राजस्थान की फर्म है, सर्विस या गुड्स ये राजस्थान की पार्टी से ही करता है, तो देखो GST कहां दिख रहा है? CGST और SGST में दिख रहा है। कहां दिख रहा है? CGST और SGST में दिख रहा है। लेकिन वही सर्विस इसने किसी दूसरे स्टेट से ली, सर्विस लिया, गुड्स लिया, कुछ भी लिया, तो वहां देखो आपको GST कहां दिख रहा है? IGST में दिख रहा है। GST कहां दिख रहा है? IGST में। तो यहां से आप इनपुट चेक कर सकते हैं 2B में जाके। मैं वापस चला जाता हूं, हम कहां गए थे? यहां पर आप जिस भी मंथ का इनपुट देखना चाहते हैं, आप अपनी परचेज देखना चाहते हैं, आप यहां से ये भी चेक कर सकते हैं कि आपने परचेज कर ली, आप GST देकर भी आ रहे हो, लेकिन सामने वाले ने अपनी 1 भरी कि नहीं भरी, क्योंकि जब तक वो 1 नहीं भरेगा तब तक आपके 2B में शो नहीं करेगी। तो अगर आप एक्चुअली में कोई परचेज करके आए हो और एक्चुअली में आपने क्या पे किया है? GST पे किया है, लेकिन आपके 2B में शो नहीं कर रही,
लेकिन आपके 2B में शो नहीं कर रही, तो आपको ये चेक करना होगा कि आपने जिन जिन से आप परचेज के बिल लेकर बैठे और 2B में चेक करें कि कौन कौन से बिल हैं जो चढ़ गए हैं। तो इसमें आप ITC अवेलेबल का जो फर्स्ट पार्ट है इस पर आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो B2B इनवॉइसेस आपको दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो जिन जिन पार्टियों से आपने गुड्स परचेज किया या जिन जिन पार्टी को आपने क्या दी, सर्विस दी, वो सब आपको यहां पर शो करेगा, वो सब आपको यहां पर शो करेगा। क्लियर है यहां तक? तो आप ये चेक कर सकते हैं कि किन किन से मैंने परचेज किया था, किन किन का मेरे पास में इनपुट आ गया है। क्योंकि बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि आप वास्तव में कोई चीज परचेज करके आए, आप किसी 1 लाख रुपए का आपने माल खरीदा या 1 लाख रुपए की आपने किसी से सर्विस ली, उस पर आप 18% GST 18,000 रुपए उसको पे करके आ रहे हैं, 18,000 रुपए आप पे करके आ रहे हैं। तो अब लॉजिकली तो क्या होगा, लॉजिकली ये मैंने एग्जांपल से भी बता दिया था कि मान लो आपने माल बेचा टोटल पूरे साल भर में B2B सॉरी पूरे महीने में, साल भर में नहीं महीने में, तो अगर आपने पूरे महीने में B2B को माल बेचा या B2C को माल बेचा, ये टोटल माल आपने 2 लाख रुपए का बेचा जिसके ऊपर आपने 18% GST 36,000 रुपए कलेक्ट की। आप तो कलेक्ट ही करेंगे ना, आप तो पैसा लेंगे, आपने माल बेचा है तो सामने वाला पेमेंट करेगा, तो जो सामने वाला पेमेंट करेगा वो GST के साथ पेमेंट करेगा। किसके साथ पेमेंट करेगा? GST के साथ पेमेंट करेगा। तो सामने वाले ने कितना पेमेंट कर दिया? सामने वाले ने 36,000 पेमेंट कर दिया। अब आपने परचेज भी की थी, अब आपने गुड्स खरीदा भी था, आपके पास आया भी था। मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए की परचेज की, उस पे 18% GST के साथ में 18,000 रुपए आप GST पे करके आ रहे हैं। तो ये डिटेल तो आपने GSTR1 में शो कर दी साहब, ये डिटेल तो आपने GSTR1 में क्या कर दी, शो कर दी कि B2B में भी आपने बिल चढ़ा दिया, B2C में भी बिल चढ़ा दिया और टोटल सेल आपकी 2 लाख रुपए की हुई जिसपे 18% GST के साथ 36,000 रुपए की लाइबिलिटी आपकी बनती है। लाइबिलिटी है ये। GSTR1 में जो भी GST आपको दिखता है वो आपकी क्या है, वो आपकी लाइबिलिटी है। जाहिर सी बात है ना, आपने कस्टमर से कलेक्ट किया है, तो जो कस्टमर से आपने कलेक्ट किया है वो आपको भारत सरकार को चुकाना भी तो होगा। बिल्कुल सर, वो भारत सरकार को चुकाना होगा। तो अब वो जो मैंने परचेज किया था 1 लाख रुपए का 18% 18,000, अब जिस व्यक्ति से परचेज किया, जैसे मैं X हूं, ठीक है, मैंने किसी Y से परचेज किया, किसी Y की व्यक्ति से परचेज किया और जो Y है वो GST में रजिस्टर्ड है। जाहिर सी बात है, मैंने जिस व्यक्ति से परचेज किया वो GST में रजिस्टर्ड होना ही चाहिए, तभी तो वो GST मुझसे लेगा, नहीं तो वो GST ले ही नहीं सकता अगर अनरजिस्टर्ड होगा तो। एम आई राइट और नॉट? बिल्कुल सर राइट। तो अब जैसे ही Y अपनी GSTR1 भरेगा, Y भी तो भरेगा, Y भी तो भरेगा क्योंकि Y ने माल बेचा है, Y ने माल बेचा है, तो जैसे ही वो GSTR1 भरेगा मेरे कहां दिख जाएगा, GSTR2B में दिख जाएगा। मेरे कहां दिख जाएगा? GSTR2B में दिख जाएगा। तो अब जब मैं GSTR3B भरने जाऊंगा, जब मैं GSTR3B भरने जाऊंगा, अभी देखेंगे हम प्रैक्टिकली GSTR3B को, कि मैं आपको शो करके दिखाऊंगा कि देखो ये 1 भर दी, ये मैंने 1 भर दी, ये मेरे 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है इतना अमाउंट, और ये देखो रिमेनिंग अमाउंट जा रहा है। अभी आज जो है वो आपकी क्या डेट हो गई है, आज क्या डेट हो गई है, हाँ आज 29 जून हो गई है। एक दिन की और बात है, 1 जुलाई से तो आपकी जून की रिटर्न्स आना शुरू हो जाएंगी। तो प्रैक्टिकली मैं आपके सामने कुछ रिटर्न्स फाइल करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको जो है यूजर आईडी और पासवर्ड शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन प्लीज आप सिर्फ इंफॉर्मेशन डाल के चेक करें, उसको फाइनल सबमिट ना करें। हालांकि फाइनल सबमिट आप कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो OTP मेरे पास आएगा, तो वो संभव ही नहीं है। लेकिन आप वहां तक भी मत जाइए, वहां तक भी मत जाइए। आपको सिर्फ यूजर आईडी पासवर्ड ये देखने के लिए दी जा रही है कि कैसे आप प्रैक्टिकली जो है अपना पोर्टल खोलेंगे, कैसे आपको जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप देख भी पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, वो आप देख भी पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे। ठीक है यहां तक ओके। तो GSTR3B फिर क्या रही बच्चों, GSTR3B में इस तरीके से दिखेगा, आपको एक आउटपुट टैक्स का टैब दिखेगा, अलग से डब्बा दिखेगा, और एक आपको इनपुट टैक्स का डब्बा दिखेगा, इनपुट टैक्स का डब्बा दिखेगा। आउटपुट टैक्स के डब्बे में आपको कुछ नहीं भरना, 3B में भी ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन आती है। आउटपुट टैक्स के डब्बे में अपने आप 36,000 रुपए लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। आउटपुट टैक्स के डब्बे में अपने आप आपको क्या दिख जाएगा, 36,000 रुपए लिखा हुआ मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने 1 में डाल दिए। तो ये 1 से अपने आप इंफॉर्मेशन फैच कर लेता है, अपने आप इंफॉर्मेशन को कैच कर लेता है।
ठीक है। और इनपुट टैक्स वाले टैब में अपने आप आपको कितना लिखा हुआ मिलेगा, 18,000 रुपए लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन यहां 18,000 रुपए आपको तभी लिखा हुआ मिलेगा जब आपके जीएसटीआर 2B में शो करेगा, और आपके जीएसटीआर 2B में तभी शो करेगा कि जिस व्यक्ति से आपने माल खरीदा था उस व्यक्ति ने अपनी क्या भरी हो, जीएसटीआर 1 भरी हो, उस व्यक्ति ने क्या भरी हो, जीएसटीआर 1 भरी हो। तो फिर जो रिमेनिंग अमाउंट रह गया 18,000 रुपए का, ये गवर्नमेंट को पे हो जाएगा, ये गवर्नमेंट को क्या हो जाएगा, पे हो जाएगा। सपोज करो आपने तो आपने तो एक्चुअली में 18,000 रुपए जीएसटी पे किया, लेकिन जो वाई था मेरे इस एग्जांपल में जिससे मैंने माल खरीदा था, उसने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं की, उसने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं की। नहीं करते, बहुत सारे लोग नहीं करते। तो अगर जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करी तो ये 18,000 रुपए मेरे 2B में भी नहीं दिखा रहा, ये 18,000 रुपए मेरे 2B में भी नहीं दिखा रहा। तो अगर ये 18,000 मेरे 2B में नहीं दिखा रहा तो जाहिर सी बात है मेरे 3B के इनपुट टैक्स के टैब में भी नहीं दिखा रहा होगा, इनपुट टैक्स के टैब में भी नहीं दिखा रहा होगा। तो यहां पर आपको 36,000 रुपए आ रहा होगा देने के लिए। अगर अब उस 36 में से 18,000 रुपए तो आप परचेज के वक्त उस माल पर दे ही आए टैक्स, लेकिन अगर आपके 2B में शो नहीं कर रहा, भले ही आप पे करके आए हो, भले ही आप एक्चुअल में पे करके आए हो, वो आपको यहां पर नहीं दिखाएगा, आपको वो पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा, आपको फोर्स करना पड़ेगा, आपको वाई को ये बात बतानी होगी, आपको ये बात वाई को बतानी होगी कि वाई प्लीज अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर दे ताकि मुझे इनपुट मिले। मैंने तुझे पैसा दिया है, इस बात का मैंने तुझे क्या दिया है, पैसा दिया है। तो अगर इस वाई को रिलेशन रखना है एक्स के साथ में, आगे भी तो बिजनेस करना होगा, तो अगर उसको रिलेशन रखना है तो अपनी 1 भरता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो रिलेशन खराब भी कर देते हैं, नहीं भरते, बहुत कोशिश करने के बाद में भी जो है अपनी रिटर्न्स नहीं डालते हैं और मेरे 2B में वो शो नहीं करता है। तो क्या आप फिर भी इनपुट क्लेम कर सकते हैं? लॉ तो मना करता है, लॉ तो साफ मना करता है। पहले तो 20% तक अलाउड भी था, लेकिन अब तो वो भी खत्म हो गया है। तो लॉ बिल्कुल मना करता है, लॉ बोलता है कि आप इनपुट उतना ही क्लेम कर सकते हैं जितना आपके 2B में क्या कर रहा हो, शो कर रहा हो, जितना आपके 2B में शो कर रहा हो। यहां तक क्लियर है? तो अगर ऐसा नहीं है तो आप नहीं कर सकते। लेकिन फिर सर ऑप्शन क्या है, मैं तो पे करके आ रहा हूं, मैं तो पे करके आ रहा हूं, फिर कोई ऑप्शन है क्या? फिर आप मैनुअली लिखेंगे, मैनुअली लिखेंगे। मैं मैनुअल लिख के दिखाऊंगा आपको। जैसे आप मैनुअल दिखेंगे, ऊपर एक रेड कलर में एक वार्निंग आएगी, ऊपर रेड कलर में एक पट्टी आएगी, उसमें एक वार्निंग आएगी। वार्निंग में यह आएगी कि जो आप इनपुट क्लेम कर रहे हैं वो 2B में शो नहीं कर रहा, आप फिर भी क्लेम करना चाहते हैं क्या, तो आप उसको प्रोसीड कर देते हैं। तो वो ले तो लेगा 18,000 रुपए, वो ले तो लेगा, आप मैनुअल भी डाल सकते हैं, वो ले तो लेगा। लेकिन फिर आपको एक नोटिस आएगा, आपको क्या आएगा, एक नोटिस आएगा। उस नोटिस का आपको रिप्लाई करना होगा, रिप्लाई करना होगा कि ये देखिए मेरे पास वैलिड इनवॉइस है, लेकिन सामने वाले को जो जिससे मैंने परचेज किया था उसने अपनी डिटेल्स नहीं डाली है, तो मेरे वो 2B में शो नहीं कर रहा, इसलिए मुझे इनपुट नहीं मिल रहा। लेकिन मैं 18,000 रुपए वापस क्यों दूं, मैं तो ऑलरेडी देकर आ चुका हूं, मैं तो ऑलरेडी देकर आ चुका हूं। तो फिर उस पर गवर्नमेंट जो है फिर उस व्यक्ति पर नोटिस इशू करती है जिस व्यक्ति से आपने माल खरीदा था, जिस व्यक्ति से आपने माल खरीदा था। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है। ये जब आप प्रैक्टिकली इन सारी चीजों को देखेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं एक बार के लिए, तो ये मैंने आपको देखना बता दिया है। अब वापस से जो है अपन डैशबोर्ड पर, रिटर्न डैशबोर्ड पर आते हैं। जून पर आते हैं। ठीक है, ये 1 पे आ रहे थे। मैंने B2B आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में। B2C लार्ज पे अपन डिस्कस कर चुके हैं और B2C अदर पे भी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा बहुत मैंने अभी आपको आज भी बता दिया है। अब आओ आप एक बार एक्सपोर्ट इनवॉइस पे, मैं ये 3 टैब की डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकी की टैब्स आगे करेंगे। एक्सपोर्ट इनवॉइस, क्रेडिट डेबिट नोट, ये देखिए रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, और क्रेडिट डेबिट नोट ये देखिए नीचे अनरजिस्टर्ड लिखा हुआ है, अनरजिस्टर्ड लिखा हुआ है। तो आप एक्सपोर्ट इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एक्सपोर्ट इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अगेन वो आपको ऐड रिकॉर्ड पूछेगा। क्या पूछेगा? ऐड रिकॉर्ड पूछेगा। आप ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करें। जैसे ही आप ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा। ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर मांगेगा। क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है बच्चों? क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है? हाँ जी,
यहां आपको इनवॉइस नंबर दिख रहा है, यहां आपको इनवॉइस डेट दिख रही है, यानी कि अब बात आप समझिए, आप एक्सपोर्ट इनवॉइस डाल रहे हैं। आप क्या डाल रहे हैं? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब आपने इंडिया के बाहर बेचा है, तो जाहिर सी बात है आपने जिस व्यक्ति को भी इंडिया के बाहर बेचा है, आउटसाइड इंडिया अगर आपने कोई माल बेचा है, तो जाहिर सी बात है आपने कोई इनवॉइस तो दिया ही होगा, उस इनवॉइस पे नंबर भी होगा और उस इनवॉइस पे क्या होगी? डेट भी होगी। तो वो इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट आपको यहां पर डालनी पड़ेगी, यहां पर डालनी पड़ेगी। ठीक है यहां तक? ओके, अच्छा जी। उसके बाद आगे आइए, अब देखिए ये जो आपको रेड मार्क दिख रहा है ना, ये मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है। ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन आपको डालना पड़ेगा, अदरवाइज वो सबमिट नहीं होगा। तो पोर्ट क्या होता है? पोर्ट क्या होता है? पोर्ट का मतलब है कि आप इंडिया के बाहर माल बेच रहे हैं, तो या तो आप पानी के माध्यम से भेज रहे होंगे, शिप के माध्यम से बेच रहे होंगे, या एयरक्राफ्ट के माध्यम से भेज रहे होंगे, बाय एयरप्लेन बेच रहे होंगे। तो शिप का पोर्ट होगा अगर शिप से भेज रहे हैं, और एयरपोर्ट होगा अगर एयर से भेज रहे हैं। तो वो पोर्ट का कोड होता है। तो जैसे आप ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर थोड़ा बहुत मैं कराऊंगा, अगर आपने वो बड़ा कोर्स ले रखा है तो मैं आपको वो प्रोसीजर भी बताऊंगा कि कैसे गुड्स इंडिया के बाहर क्लियर किया जाता है, या इंडिया से बाहर कोई गुड्स लाया जाता है तो भी कैसे क्लियर किया जाता है। तो बच्चों एक बिल बनते हैं, शिपिंग बिल होता है, वहां पे पोर्ट का कोड होता है, ये देखिए शिपिंग बिल नंबर होता है, शिपिंग बिल की डेट होती है, ये भी होती है। भाई जो बिल आपने बनाया है वो तो इनवॉइस नंबर इनवॉइस डेट है, लेकिन वहां पोर्ट पर भी वो लोग अपना खुद का एक बिल बना के देते हैं। अच्छा ये माल है, ओके, होता है ना। आप आज कोई भी चीज कोरियर करने जाओ, कोई भी चीज आपको यहां से बाहर भेजनी है, कोरियर के माध्यम से भेजनी है, तो कोरियर वाला भी तो इंफॉर्मेशन डालता है कि कहां भेजना है, किस व्यक्ति को भेजना है, माल कौन सा है, उसका डिस्क्रिप्शन डालेगा, कितने किलो का है या लीटर में है तो क्या है, सारी इंफॉर्मेशन डालता है कि नहीं डालता है। तो वो अपन कोरियर रिसिप्ट बोलते हैं उसको। कौन से रिसिप्ट बोलते हैं? कोरियर रिसिप्ट। यहां पर वो रिसिप्ट कौन सी होती है? शिपिंग रिसिप्ट। यहां पर कौन सी होगी? शिपिंग। तो सर यहां माल शिप आ रहा है, तो एयर वाला यहां पर नहीं आएगा क्या? एयर वाले को भी यहां पर शिपिंग बिल और शिपिंग बिल नंबर ही डालना है, चाहे आप एयर से भेजें या आप बाई वाटर भेजें, आपको सारी डिटेल्स यहां पे डालनी होगी। तो जो भी व्यक्ति यहां पर जो एक्सपोर्ट करेगा उसको एक शिप बिल नंबर मिलेगा, उस पर डेट होगी, इंफॉर्मेशन होगी, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां डालनी है। अगर नहीं भी है तो आप नहीं डालेंगे तो भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि रेड मार्क नहीं है। क्यों? क्योंकि रेड मार्क नहीं है। क्लियर है यहां तक? ओके, अच्छा, ये टोटल इनवॉइस वैल्यू आ गई, इस पर तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। टोटल इनवॉइस वैल्यू वो, अब देखो आप समझने की कोशिश करना बच्चों, जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, गुड्स सोल्ड करते हैं, जैसे मान लो आपने 50 लाख का माल इंडिया के बाहर भेजा, बच्चों इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगता है, एक्सपोर्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। आप बिना जीएसटी के ही माल भेजते हैं, बिना जीएसटी के। गवर्नमेंट प्रमोट करती है, हां ये अलग बात है कि अगर आपको इंडिया के बाहर माल बेचना है तो एक परमिशन लेनी होती है गवर्नमेंट से, एलयूटी भरनी होती है। फुल फॉर्म है इसकी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। क्या है फुल फॉर्म? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो एक एलयूटी डालनी होती है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग डालनी होती है, गवर्नमेंट को ये परमिशन लेनी होती है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट हम इंडिया के बाहर माल बेचना चाहते हैं बिना जीएसटी के। बिना जीएसटी गवर्नमेंट प्रमोट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए तो अच्छा है ना, हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा है कि हमारा हिंदुस्तान का माल जो है, हमारी हिंदुस्तान की जो सर्विस है वो बाहर विदेशों में भी बिक रही है, तो बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट प्रमोट करती है, बिना जीएसटी के भेजने के लिए प्रमोट करती है, तो आप बिना जीएसटी के गुड्स को भेज सकते हैं, लेकिन आपको एक एलयूटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या करनी होती है? फाइल करनी होती है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करनी होती है। जो आप एलयूटी फाइल करेंगे आपको परमिशन मिल जाएगी, बिना जीएसटी के आप माल भेज सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहां पर ये देखिए, ये दिख रहा है आपको जीएसटी पेमेंट, ये देखिए विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स भी है, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स भी है। तो सर विद पेमेंट ऑफ टैक्स का ऑप्शन क्यों आ रहा है? अगर आप एलयूटी फाइल नहीं करेंगे, गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेंगे, तब को आप जीएसटी के साथ ही भेजेंगे ना, तब तो आपको जीएसटी के साथ ही भेजना पड़ेगा। तो अगर आपने एलयूटी यानी परमिशन बोल रहा हूं मैं, एलयूटी वर्ड को यूज नहीं कर रहा मैं, परमिशन बोल रहा हूं, तो अगर आप परमिशन नहीं लेते हैं तो विद पेमेंट ऑफ टैक्स है, और अगर आप परमिशन ले लेते हैं तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है। तो यहां पर अगर आपने 50 लाख का माल बेचा तो पूरा 50 लाख आपको लिखना पड़ेगा, और फिर यहां पर 0% के सामने आपको 50 लाख लिखना है, जीएसटी आएगी नहीं उसके ऊपर में। क्यों?
क्यों नहीं आएगी जीएसटी? अरे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है ना। और ये देखिए हाईलाइट भी नहीं है, इसको ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन जैसे आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स पे आते हैं ये हाईलाइट हो जाएगा, फिर आपको यहां पर वो वैल्यू डालनी पड़ेगी, यहां पर वो वैल्यू डालनी पड़ेगी। ये देखिए 50 लाख पे 6 लाख रुपए का जीएसटी आ गया 12% से। आ रही है यहां तक बात समझ में? ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा एक्सपोर्ट इनवॉइस के केस में। वैसे सभी लोग परमिशन लेते हैं, एलयूटी फाइल होती है, ये भी मैं आपको फाइल करना बताऊंगा कि परमिशन ली कैसे जाती है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। आप चिंता ना करें, ऐसा मैं कोई टॉपिक छोड़ूंगा ही नहीं जो आप कभी मार्केट में आपको सुनने को मिला और आपको ये फील हो कि यार ये तो मैंने सीखा ही नहीं, ये तो मैं जानता ही नहीं। आई एम वेरी श्योर कि आपको जितना भी आएगा उस मार्केट में बैठे हुए व्यक्ति से ज्यादा ही आएगा, ये वादा है मेरा, ठीक है ना। तो अब विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स पे आप टिक करेंगे, और टिक करने के बाद में आप यहां जो भी रेट है, वो रेट तो क्या है 0% के सामने आप लिखना है, जाहिर सी बात है 0% के सामने लिखना है, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है, तो आप यहां पर वही 50 लाख लिख देंगे। इनवॉइस वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू दोनों सेम होगी, जीएसटी नहीं है तो जाहिर सी बात है सेम ही होगी, जीएसटी नहीं है तो जाहिर सी बात है सेम ही होगी। यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, अभी भरेंगे और एग्जांपल लेके अपन इंफॉर्मेशन डालेंगे। अभी आप टैब्स देख लें सिर्फ। अब यहां पर आता है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। क्रेडिट नोट में रजिस्टर्ड पे आए, यहां पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद वही ऐड रिकॉर्ड, यहां डाला मैंने ऐड रिकॉर्ड। अब आप यहां पर समझने की कोशिश करें, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्रेडिट नोट पे टिक कर रहे हैं, आप यहां पर क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जो भी है, आप तो जिस व्यक्ति से माल आया या जिस व्यक्ति को लौटा रहे हैं उसका यहां पर रिसिपिएंट जीएसटी, रिसिपिएंट आ रहा है यहां पे, यानी सेल्स रिटर्न की बात हो रही है, सेल्स रिटर्न की बात हो रही है, ठीक है। तो अब आप सेल्स रिटर्न कर रहे हैं, तो जिस व्यक्ति से माल आ रहा है, आपने B2B में रिसिपिएंट की जीएसटी नंबर भी तो डाली होगी, तो जिस व्यक्ति को माल बेचा वो तो आपने B2B में डाल दिया, अब उसी व्यक्ति से वापस आ रहा है तो उसका जीएसटी नंबर तो होगा ना, क्योंकि आप रजिस्टर्ड खोल के बैठे हो। आप क्या खोल के बैठे हो? रजिस्टर्ड, यानी कि माल उसी व्यक्ति से आ रहा है जो रजिस्टर्ड है, तो उसका जीएसटी नंबर डालेंगे। यहां पे वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट नंबर डालना पड़ेगा, यहां पे वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट नंबर डालना पड़ेगा। ये कौन सा नंबर है? ये कौन सा नंबर है? हाँ, ये वही नंबर है कि अब आप क्रेडिट नोट बना रहे हैं, तो जैसे आपने सेल किया था तो आपने इनवॉइस के नंबर तो डाल रखे थे ना बिल बुक पे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, वैसे क्रेडिट नोट के भी आप नंबर्स डालेंगे कि 1 रिटर्न है, 2 रिटर्न है, 3 रिटर्न है, 4 रिटर्न है, वो यहां पर नंबर डालना पड़ेगा, किस डेट को आप वापस लौटा रहे हैं वो डालना पड़ेगा, और यहां क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, वही नोट की वैल्यू डालनी पड़ेगी, किस जगह जा रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन है, वो अपन एक प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ में जो है सीखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे। उसके बाद अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड में जो एक चीज नहीं पूछेगा वो है जीएसटी नंबर, जाहिर सी बात है अनरजिस्टर्ड से आ रहा है, तो ये देखिए यहां पर कोई जीएसटी नंबर नहीं है, सिर्फ नोट है और डेट है, ठीक है। B2C, ये देखिए B2C लिख दिया ना, बिजनेस टू कस्टमर, किस वैल्यू का आ रहा है, किस रेट से आ रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालनी है। तो जब वो अपन प्रैक्टिकली जो है एक एग्जाम्पल करेंगे, तब ये सारी टैब्स में आप इंफॉर्मेशन डालेंगे, जैसा कि अपन ने पहले वाली वीडियोज़ में एग्जाम्पल्स डाले थे, वैल्यूज डाली थी, उसी तरीके से सारी चीज़ें अपन करेंगे, ठीक है। फिर बाकी की नेक्स्ट वीडियो में निल रेटेड, टैक्स लाइबिलिटी, एडवांस रिसीव्ड, HSN वाइज, और ये सारी इंफॉर्मेशन अपन और देखेंगे कि ये क्या क्या इंफॉर्मेशन और मांगता है आपकी GSTR 1 पे। क्लियर है यहां तक? तो आज अपन इतना ही करते हैं, इतना आप एक बार वापस सुन लीजिएगा, जो भी मैंने आप लोगों को लिखाया वो आप प्लीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप नोट कर लीजिएगा, बाकी की फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए जी, थैंक यू।